हेलो एवरीवन, श्री वेदांत एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम लोग यहाँ एमपीपीएससी प्रीलिम्स की यूनिट 7 का सबसे पहला टॉपिक विज्ञान के मौलिक सिद्धांत को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला जो टॉपिक हमारा है वो है विज्ञान के मौलिक सिद्धांत। और आपको पता है कि विज्ञान की जब भी बात की जाएगी तो विज्ञान में 3 सब ब्रांचेस आती हैं। उन तीनों सब ब्रांचेस की अगर हम लोग बात करेंगे तो इन तीनों सब ब्रांचेस में सबसे पहली जो ब्रांच है उसका नाम है फिजिक्स, भौतिकी। दूसरी जो ब्रांच है उसका नाम है रसायन, और तीसरी जो ब्रांच है उसका नाम है जीव विज्ञान। क्लियर? तो यहां पर आप लोग देखेंगे तो यहां पर हम लोगों को विज्ञान के मौलिक सिद्धांत के बारे में बोला गया है। तो विज्ञान के मौलिक सिद्धांत में हमको तीनों के बेसिक प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा। मतलब बेसिक साइंस की नॉलेज आपको होनी चाहिए और स्पेसिफिक जो प्रिंसिपल्स हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, उनके एग्जाम्पल्स के बारे में पता होना चाहिए, उनके स्टेटमेंट में आपके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो हमारी ये जो सीरीज स्टार्ट होने वाली है, इस सीरीज में सर्वप्रथम हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वो फिजिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट या भौतिकी के भौतिक सिद्धांत से हम लोग कन्वर्ट करेंगे। देखो, उससे पहले थोड़ी सी कुछ चीजें मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूं। जैसे यहाँ ये जो शब्द लिखा हुआ है विज्ञान, इसको इंग्लिश में जैसा कि हम लोग जानते हैं कि साइंस के नाम से जाना जाता है। अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज द साइंस या विज्ञान की परिभाषा क्या है, तो विज्ञान की परिभाषा आप समझने का प्रयास कीजिएगा कि एक्चुअली में हमारे आसपास जितनी भी चीजें होती हैं, या बोल सकते हैं कि हमारे आसपास की जो भी प्रकृति है उसके क्रमबद्ध ज्ञान को ही विज्ञान कहा जाता है। मतलब जो भी जितनी भी चीजें आपको आसपास दिखाई दे रही हैं उनके बारे में पता लगाना, वही क्या कहलाता है? आपका विज्ञान कहलाता है। मतलब विज्ञान मतलब ऑलरेडी प्रकृति में जो चीजें हैं उनको खोजना ही विज्ञान कहलाता है। ये चीज आपको याद रखना है। और जैसा कि आपको पता होगा कि अगर हम प्रकृति की बात करते हैं या अपने आसपास की जितनी भी चीजों की बात करते हैं तो उनको 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। 2 भागों में विभाजित करने का मतलब कि प्रकृति की अगर हम लोग बात करेंगे तो प्रकृति में अपने आसपास जितनी भी चीजें आपको दिखाई देंगी या तो वो द्रव्य होंगी, मैटर होंगी। मैटर का मतलब कि वे चीजें जिनमें कुछ द्रव्यमान होता है और द्रव्यमान के साथ साथ वो पर्टिकुलर क्या करती हैं, जगह को घेरती हैं, या उनमें जड़त्व का गुण पाया जाता है, उन सभी को हम द्रव्य के नाम से जानते हैं, मैटर के नाम से जानते हैं। मैटर के अलावा चारों तरफ आपको जो दिखाई देगा उसे ऊर्जा कहा जाता है। ये चीज आपको याद रखनी है। तो प्रकृति या ब्रह्मांड में अगर हम लोग देखेंगे तो आपका जो संपूर्ण ब्रह्मांड है वो इन 2 चीजों से मिलकर बना है। पहले को हम लोग द्रव्य के नाम से जानते हैं और दूसरे को हम लोग ऊर्जा के नाम से जानते हैं। द्रव्य की अगर हम लोग बात करते हैं तो द्रव्य में जनरली 2 कैटेगरी है। अकॉर्डिंग टू मी ये डिवीजन मैंने किया है। तो आप देखेंगे तो उसमें आप देखेंगे तो जनरली ऐसे पदार्थ जो निर्जीव हैं, तो निर्जीव पदार्थों की अगर हम लोग बात करेंगे तो उनकी जो स्टडी की जाती है, जैसे सोना, चांदी, लोहा, तांबा, जो ऑलरेडी प्रकृति में अवेलेबल हैं, इनकी अगर आप स्टडी करते हैं तो उस ब्रांच को हम लोग केमिस्ट्री के नाम से जानते हैं। ये चीज आपको याद रखना है। और ऐसे पर्टिकुलर आपकी थिंग्स या ऐसी पर्टिकुलर आपकी सब्सटेंसेस जिनके अंदर लाइफ्स होती है, या बोल सकते हैं कि जो सजीव हैं, जिनके अंदर सजीवों के गुणधर्म होते हैं, उनको हम लोग जीव विज्ञान के नाम से जानते हैं। या उनकी जो स्टडी की जाती है वो कहाँ की जाती है? आपका बायोलॉजी के अंतर्गत की जाती है। तो आपको याद रखना है कि द्रव्य की जब बात होगी तो द्रव्य में जितने भी आपके निर्जीव पदार्थ हैं वो एक्चुअली में जो हैं वो सारे के सारे आपका केमिस्ट्री के अंतर्गत आएंगे। लेकिन अगर द्रव्य के अंतर्गत हम लोग बात करेंगे कि ऐसे पदार्थ जो सजीव हैं तो वो किसके अंतर्गत आते हैं, या सजीवों की जो विज्ञान है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको जीव विज्ञान या बायोलॉजी के नाम से जाना जाता है। ऊर्जा की हम लोग बात करते हैं तो ऊर्जा का जो डिस्कशन है या ऊर्जा की जो स्टडी है वो पर्टिकुलर फिजिक्स के अंतर्गत आती है। तो ये चीज आपको याद रखना है। तो विज्ञान की इसलिए डेफिनेशन में बोला जाता है कि प्रकृति या आसपास का जितना भी चीजें हैं उन सभी के क्रमबद्ध अध्ययन को हम लोग विज्ञान के नाम से जानते हैं। तो विज्ञान में हमको तीनों के बारे में पढ़ना पड़ेगा, भौतिकी के कॉन्सेप्ट के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा, रसायन के कॉन्सेप्ट के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा, और जीव विज्ञान के जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उनके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज का जो लेक्चर हमारा स्टार्ट होने वाला है वो बेसिकली किसके ऊपर है? आपका भौतिकी के ऊपर है। तो भौतिकी अगर कोई आपसे पूछता है तो फिजिक्स आपको याद रखना है कि फिजिक्स या भौतिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हमारे ब्रह्मांड में उपस्थित विभिन्न प्रकार की ऊर्जाओं का अध्ययन किया जाता है। जैसे अपने आसपास आप देख रहे हैं, जैसे मैं बोल रहा हूं तो ये कौन सी ऊर्जा है? आपका ध्वनि ऊर्जा है। आप लोग मुझे देख पा रहे हैं, तो आप देख पा रहे हैं क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपकी लाइट एनर्जी है
और आप देखेंगे कि आप तक जो कम्युनिकेशन पहुंच रहा है वो भी आपका एक ऊर्जा के फॉर्म में ही पहुंच रहा है, जिसको विद्युत चुंबकीय ऊर्जा के नाम से जाना जाएगा। वायर के अंदर होगी तो ऑप्टिकल फाइबर में जाएगा तो वहां प्रकाशिक ऊर्जा के रूप में जाएगा, लेकिन अगर वायरलेस कम्युनिकेशन है तो वहां पर वो विद्युत चुंबकीय ऊर्जा के रूप में जाएगा। तो आप अपने आसपास ऊर्जा के विभिन्न रूप देखते हैं, तो वो सारे के सारे जो ऊर्जा के विभिन्न रूप हैं वो सारा का जो अध्ययन है वो किसके अंतर्गत आता है, आपका फिजिक्स के अंतर्गत आता है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। चलिए तो इसमें सबसे पहला जो टॉपिक आपका स्टार्ट होगा या सबसे पहला बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपका आएगा फिजिक्स में तो वो आता है न्यूटन के नियम। आइजैक न्यूटन का नाम आप सभी ने सुना होगा, और न्यूटन के बारे में आप जानते भी होंगे कि स्पेसिफिक आपका जो गति है या कोई भी वस्तु किस प्रकार से गति करती है उससे संबंधित नियम जिस व्यक्ति ने प्रतिपादित किए वो व्यक्ति है आपका न्यूटन, आइजैक न्यूटन। तो आप ये समझ ही गए होंगे कि जहां पर भी आपकी न्यूटन की बात होगी तो न्यूटन की जो स्टडी है वो किससे जुड़ी हुई है, वो आपकी गति से जुड़ी हुई है, मोशन से जुड़ी हुई है। तो आप देखेंगे कि न्यूटन के नियम यहां पर लिखा हुआ है और न्यूटन ने गति से संबंधित आपके 3 नियम प्रतिपादित किए। ये चीज आपको याद रखना है। देखो गुरुत्वाकर्षण की हम लोग बात करेंगे तो गुरुत्वाकर्षण का भी जो नियम दिया था वो न्यूटन नहीं दिया था, लेकिन न्यूटन ने उससे पहले गति से संबंधित कुछ नियम दिए थे। तो कितने नियम दिए थे वो तो आपको याद रखना है, वो 3 नियम दिए थे। तीनों नियमों की हम लोग बात करते हैं तो तीनों नियमों को उसने अपनी एक पुस्तक में लिखा था। उस पुस्तक का नाम आपको याद रखना है, दैट इज प्रिंसिपिया। तो उस पुस्तक का क्या नाम है, तो उस पुस्तक का नाम है आपका प्रिंसिपिया, द प्रिंसिपिया। तो अगर कोई आपसे पूछता है कि न्यूटन ने गति से संबंधित अपने जितने भी नियम है वो किस पुस्तक में लिखे हुए हैं, तो आपको याद रखना है वो प्रिंसिपिया वाली पुस्तक में लिखे हुए हैं। तो यहाँ पर 3 नियमों में सबसे पहला जो नियम है वो यहाँ पर आपके सामने स्लाइड में लिखा हुआ है और उसी को अभी हम डिस्कस करेंगे। पहले नियम के बारे में आपको याद रखना है कि पहला नियम एक्चुअली में बल की परिभाषा देता है। बल के बारे में हम लोग बात करेंगे, फोर्स के बारे में बात करेंगे। तो फोर्स को बताने वाला कौन था, न्यूटन। फोर्स अवेलेबल है, लेकिन किस तरह से वस्तुओं में फोर्स लगता है, फोर्स के कारण वस्तुएं कैसे गतिमान होती हैं, उन सब के बारे में जो जानकारी दी थी वो किसने दी थी, आपके न्यूटन ने दी थी। ये चीज आपको याद रखना है। तो पहले नियम के बारे में आपको एक फैक्ट याद रखना है। क्या फैक्ट याद रखना है, क्या पहला नियम जो है वो बल की परिभाषा या डेफिनेशन ऑफ फोर्स जो देगा वो कौन देगा, आपका बल देगा। अच्छा, पहला नियम बोलता क्या है, सबसे पहले तो ये समझो। देखो, इसको गैलीलियो का नियम भी कहा जाता है और इसी को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। ये भी चीज आपको याद रखना है। जड़त्व क्या होता है इसके बारे में अभी हम लोग डिस्कशन करेंगे। जड़त्व को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, तो जड़त्व को हम लोग इनर्शिया के नाम से जानते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया। देखो, न्यूटन का प्रथम नियम क्या बोलता है, न्यूटन का प्रथम नियम ये बोलता है कि अगर कोई वस्तु विरामावस्था में है, मतलब रुकी हुई है, या एक समान गति की अवस्था में है, तो वह अपनी अवस्था में परिवर्तन नहीं करेगी जब तक उस पर बाह्य बल आरोपित नहीं होता है। अगर उस पर बाह्य बल लगाकर उसकी वर्तमान अवस्था में परिवर्तन नहीं किया जाए, लेकिन अगर बाह्य बल लगा दिया जाए तो उसकी अवस्था में क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। तो इसे न्यूटन की गति का प्रथम नियम कहा जाता है। अब एक चीज और आप समझने का प्रयास करिएगा। देखिए, पहले हम इस नियम को समझने का प्रयास कर रहे थे। क्या कर रहे थे, जैसे हम एक बॉल ढरकाते हैं तो आपने देखा होगा कि बॉल आगे जाती है और जाने के बाद क्या हो जाती है, आपकी रुक जाती है। अब ये रुक क्यों जाती है, रुक इसलिए जाती है क्योंकि घर्षण बल उसके अगेंस्ट में काम कर रहा है। तो क्वेश्चन ये उठता है कि सर अगर घर्षण बल को हटा दिया जाए तो, और उस पर जितने भी बल रख रहे हैं जो उसको रोकने का प्रयास कर रहे हैं उनको हटा दिया जाए तो डेफिनेटली वो जो वस्तु है वो अनंत समय के लिए क्या करती रहेगी, आपका चलती रहेगी। आप ये मानकर चलिएगा, हमारी पृथ्वी के चारों ओर जितने भी आपके सैटेलाइट चक्कर लगा रहे हैं ना, वो एक्चुअली में न्यूटन की गति के पहले नियम को फॉलो करते हैं। क्योंकि स्पेस में या अंतरिक्ष में अगर हम बात करेंगे तो अंतरिक्ष में जो वायुमंडल है वो अनुपस्थित होता है, और जब वायुमंडल नहीं है, उसको रोकने वाला कोई नहीं है, तो किसी भी वस्तु को आप धक्का लगाएंगे तो वो क्या होगा, एक समान गति से चलती ही जाएगी, रुकेगी नहीं। रुकेगी कब, जब तक उस पर कोई बाह्य बल लगाया नहीं जाता। तो ये चीज आपको याद रखना है। मतलब कोई भी वस्तु
अपनी अवस्था को बनाए रखती है और हमेशा अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है। और अवस्था में परिवर्तन का जो विरोध है उसे क्या कहला जाता है, उसको वस्तु का जड़त्व कहा जाता है। तो आपको याद रखना है कि जड़त्व की जब भी बात होगी तो कोई भी वस्तु अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है तो उसको हम जड़त्व कहते हैं। ये चीज आपको याद रखना है। और जिस वस्तु का द्रव्यमान जितना ज्यादा होगा उस वस्तु में जड़त्व का गुण भी उतना ही ज्यादा होगा। तो ये चीज आपको याद रखना है। तो मतलब जड़त्व किसके ऊपर निर्भर करता है, तो जड़त्व जो है वो किसके ऊपर निर्भर करता है, आपका द्रव्यमान के ऊपर निर्भर करता है। ये चीज आपको याद रखना है। क्लियर। अब यहां पर इसके कुछ एग्जांपल की हम लोग बात कर लेते हैं, क्योंकि एग्जांपल पूछे जा सकते हैं आपसे। हो सकता है कि स्टेटमेंट ना पूछे, एग्जांपल पूछने के ये कौन सा न्यूटन की गति का पहला नियम है, कौन सा न्यूटन की गति का दूसरा नियम का एग्जाम्पल है, कौन सा न्यूटन की गति का तीसरे नियम का एग्जाम्पल है। तो आपको याद रखना है कि जैसे बस वाला एग्जाम्पल बहुत पूछा जाता है कि जैसे आप बस में चल रहे हैं और चलते चलते बस अचानक से रुक जाए, तो आपने देखा होगा कि आपका जो शरीर है वो आप जो हो वो आगे की तरफ आपको झटका लगता है। तो झटका इसलिए लगता है क्योंकि आप मोशन में हैं, चल रहे हैं, और चलने के दौरान अचानक से बस रुक गई। अचानक से बस रुकी तो आपका जो लोअर पार्ट है वो एकदम से रेस्ट में आ गया, लेकिन अपर पार्ट जो मूव कर रहा है तो अपर पार्ट जो आगे की तरफ क्या हो जाएगा, झुक जाएगा। ये चीज आपको याद रखना है। खड़ी हुई बस अचानक से क्या करे, चल दे, तो आप देखेंगे कि पीछे की ओर झटका लगता है। तो उसका भी रीजन भी यही होता है कि खड़ी हुई है, मतलब हमारी जो शरीर है वो खड़ा हुआ है, तो वो कौन सी स्थिति को मानकर चलेगा, जड़त, मतलब जो अपनी स्थिति है उसको मेंटेन करने का प्रयास करेगा। और अचानक से बस या नीचे वाला प्लेटफॉर्म चल दिया तो अचानक से लोअर पार्ट क्या होगा, गतिमान अवस्था में आ जाएगा, और अपर पार्ट जो है वो उसी अवस्था में रहेगा, तो हमें पीछे की तरफ झटका महसूस होता है। आपने देखा होगा पेड़ को हिला दिया जाए, अचानक से झटके से हिला दिया जाए तो जो फल हैं वो नीचे की तरफ टपक जाते हैं। किसके कारण, न्यूटन की गति के प्रथम नियम के कारण। आप देखेंगे कि अचानक से जब स्पीड से कोई गोली किसी खिड़की के कांच में से जाती है तो कांच को पूरा नहीं तोड़ेगी, उसमें केवल वो क्या करेगी, एक छोटा सा छिद्र कर देती है। तो आप देखेंगे ये किसके कारण हो रहा है, तो ये न्यूटन की गति के प्रथम नियम के कारण हो रहा है। तो न्यूटन की गति का प्रथम नियम जो है उसके एग्जाम्पल में आपको एक चीज समझ में आ रही होगी कि चीजें क्या हो रही हैं, अचानक से हो रही हैं और अपनी वस्तु की अवस्था जो है उसमें परिवर्तन का विरोध कर रही है। तो इस तरह के एग्जाम्पल जब भी आएंगे तो आप समझ जाना कि सारे के सारे जो एग्जाम्पल है वो किससे रिलेटेड है, आपके न्यूटन के गति के प्रथम नियम से रिलेटेड है। क्लियर। तो आपको याद रखना है कि जब कोई वस्तु विरामावस्था में तो विरामावस्था में ही रहेगी, और वस्तु एक समान चाल, ये चीज आपको याद रखना है, एक समान चाल से सीधी रेखा में गति कर रही है तो वह गति करती रहेगी जब तक कि उस पर बाह्य बल आरोपित नहीं किया जाता। तो बल क्या है, तो बल वह है जो वस्तु की अवस्था में क्या कर दे, परिवर्तन कर दे। किस अवस्था में परिवर्तन कर दे, या तो वो विरामावस्था में होगी तो उसको क्या करेगा, गतिमान अवस्था में ला देगा, या गतिमान अवस्था में भी अगर एक समान चाल में होगी तो उसकी चाल में परिवर्तन कर देगा। तो ये चीज आपको याद रखना है। तो बल की डेफिनेशन भी आप देखेंगे तो न्यूटन की गति के प्रथम नियम से आपको निकल कर आ गए। तो ये न्यूटन की गति का प्रथम नियम है। क्लियर। इसके बाद फिर हम लोग चलेंगे न्यूटन की गति के द्वितीय नियम की ओर। द्वितीय नियम के बारे में आपको जो याद रखना है वो ये याद रखना है कि बल की परिभाषा न्यूटन की गति के पहले नियम से मिली, लेकिन बल का व्यंजक का मतलब कि फॉर्मूला कि बल लगेगा, लेकिन कितना बल लगेगा ये बताने का काम किसने किया था, दूसरे नियम ने किया था। तो न्यूटन की द्वितीय गति का जो नियम है वो एक्चुअली में हमें बल का व्यंजक प्रदान करता है या बल का परिमाण प्रदान करता है। परिमाण जिसको मैग्नीट्यूड कहा जाता है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स जो हमको पता चलेगा वो किससे पता चलेगा, दूसरे नियम से पता चलेगा। दूसरे नियम का स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसका स्टेटमेंट जो लिखा हुआ है पहले उसको पढ़ लेते हैं फिर उसको समझाएंगे। दूसरे नियम के स्टेटमेंट में लिखा हुआ है संवेग में परिवर्तन की दर। अब देखो यहाँ एक वर्ड आया है, अभी तक हम लोग जो वर्ड सुनते थे वो वेग होता था, लेकिन यहाँ एक वर्ड निकल कर आया है संवेग। तो यहाँ लिखा है संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर लगाए गए बल के समानुपाती होती है। एक वर्ड होता है समानुपाती और दूसरा वर्ड होता है अनुक्रमानुपाती। ये दोनों ही वर्ड एक ही हैं, ये चीज आपको याद रखना। कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, समानुपाती और अनुक्रमानुपाती अलग अलग नहीं है, एक ही। हाँ, अनुक्रमानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती ये दोनों वर्ड एक दूसरे के अपोजिट है। क्लियर। तो सबसे पहले तो यहां पर आपको ये समझना जरूरी है कि संवेग का मतलब क्या होता है और यहां पर वेग की जगह संवेग क्यों लिया गया है। क्लियर। न्यूटन के जो नियम है वो बल से रिलेटेड है
और आपको एक चीज तो पता ही है कि अगर कोई वस्तु जा रही है और किसी दूसरी वस्तु से टकरा रही है, समझ में आ रहा है? तो मान लो कि यहां पर ये वस्तु जा रही है, इसका जो वेग है मान लो कि 10 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है, और एक दूसरी वस्तु है जिसका मास बहुत ज्यादा है लेकिन वेग कितना है, 5 मीटर पर सेकेंड है, मास बहुत ज्यादा है। इसका मान लो कि इसका 10 ग्राम है तो इसका 10 किलोग्राम है, और ये किसी दूसरी उसी वस्तु से टकराएगी तो आप देख, उसी वस्तु सेम है जिससे टकरा रही है, तो आप देखेंगे कि यहां पर जो नुकसान ज्यादा होगा वो इस वस्तु से ज्यादा होगा। इसका मतलब क्या है कि बल इसने ज्यादा लगाया ना, और बल ये ज्यादा लगा रही है, तो यहां पर ये बल ज्यादा क्यों लगा रही है? वो इसलिए लगा रही है क्योंकि इसका मास ज्यादा है। ये चीज आपको याद रखना है। देखो, जो बल लगता है वो केवल वेलोसिटी या वेग पर डिपेंड नहीं करता है, वो किस पर डिपेंड करेगा? आपका मास पर भी डिपेंड करेगा। तो आपको मास को भी साथ में लेना पड़ेगा कि कोई वस्तु जब गतिमान है और वो किसी पर बल लगाएगी या उस पर कोई बल लगेगा, तो वहां पर हम वेग को डिसाइड नहीं करेंगे, वहां पर एक नई क्वांटिटी हम लोग लेते हैं जिसको संवेग कहा जाता है। क्योंकि हम बल को मेजर कर रहे हैं तो उसके मास को भी क्या करना पड़ेगा, कंसीडर करना पड़ेगा। तो आपको याद रखना है कि कोई भी गतिमान वस्तु में संवेग होता है, वेग तो होता ही है लेकिन संवेग होता है। संवेग को P से डिनोटेट करते हैं, और ये जो क्वांटिटी होती है वो होती है आपका m इंटू v। कुछ नहीं किया, वेलोसिटी में केवल क्या किया, मास को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो m इंटू v ये क्या हो जाएगा, आपका संवेग हो जाएगा। ये चीज आपको याद रखना है। इसलिए गतिमान वस्तु में जब बल की बात हो रही होती है तो जनरली हम लोग किसके बारे में बात करते हैं, संवेग के बारे में बात करते हैं। तो कोई आपसे पूछता है कि संवेग क्या है, तो कुछ नहीं है, किसी भी गतिमान वस्तु के वेग और द्रव्यमान के गुणनफल को क्या बोला जाता है, संवेग कहा जाता है। क्लियर? अब समझिएगा, यहां लिखा हुआ है संवेग में परिवर्तन की दर। क्लियर? तो जैसे मान लो कि कोई गतिमान वस्तु है ये, ठीक है, ये वस्तु t टाइम में ट्रेवल करके यहां पहुंच गई। ओके, यहां से लेकर यहां तक का जो समय अंतराल है वो कितना है, t। यहां पर इसका जो संवेग है वो कितना है, mv1। वस्तु तो यही है तो मास तो यही होगा, वेग चेंज हो गया होगा। वेग चेंज होने का मतलब कि संवेग में परिवर्तन हो गया। तो संवेग में परिवर्तन कितना हुआ, तो संवेग में परिवर्तन आप देखेंगे, जैसे ये संवेग है इसको आप P2 मान लो, और ये संवेग है इसको आप P1 मान लो, तो ये हो जाएगा P2 माइनस P1। लेकिन दर पूछा है, दर, और जब भी कहीं दर लिखा होता है तो हम उसको टाइम के रेस्पेक्ट में लेते हैं। ये तो संवेग में परिवर्तन की दर किसके अनुक्रमानुपाती है, तो उस वस्तु पर लगाए गए बल के अनुक्रमानुपाती। ये चीज आपको याद रखना है कि P2 माइनस P1 अपॉन T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, आपका F के। ये बताने का कौन प्रयास कर रहा है, आपका न्यूटन की गति का दूसरा नियम कर रहा है। और इसी को जब हम आगे की तरफ सॉल्व करते हैं, सॉल्व नहीं करना है, और सीधा आपको आंसर ही लिखकर मैं दूंगा। वो आंसर आपको याद रखना है कि वो क्या होता है, F इक्वल टू ma, कि बल का व्यंजक कितना निकल कर आ रहा है, तो वो जो व्यंजक निकल कर आ रहा है वो आपका F इक्वल टू ma निकल कर आ रहा है। m क्या है, m है द्रव्यमान। क्लियर? और a क्या है, तो a है त्वरण। और त्वरण क्या होता है, तो त्वरण के बारे में आपको याद रखना है कि वेग में परिवर्तन की दर, मतलब यहां से वेलोसिटी चेंज हुई है ना, तो इसी को त्वरण, एक्सेलरेशन कहा जाता है। जैसे आपके आसपास की दुनिया में एक्सेलरेट होते हैं ना, जैसे गाड़ी चला रहे हैं तो गाड़ी को क्या करते हैं, एक्सेलरेट करना मतलब स्पीड को बढ़ाना और कम करना। एक होता है पॉजिटिव एक्सेलरेशन, एक होता है नेगेटिव एक्सेलरेशन, त्वरण और मंदन। ये चीज आपको याद रखनी है। तो जब भी आप गाड़ी की स्पीड को बढ़ाते हैं तो इसका मतलब उस पर फोर्स लगा रहे हैं ना। तो ये जो पर्टिकुलर आपका एक्सप्लेनेशन है F इक्वल टू ma, ये किसके द्वारा आया है, न्यूटन की गति के दूसरे नियम से आया है। और दूसरे नियम ने बल का जो व्यंजक दिया है वो F इक्वल टू ma दिया है। और ये F इक्वल टू ma क्या बताने का प्रयास कर रहा है, ये हमें ये बताने का प्रयास कर रहा है कि अगर कहीं पर फोर्स लग रहा है तो डेफिनेटली वहां पर क्या लगेगा, त्वरण। और कहीं पर अगर त्वरण है तो डेफिनेटली वहां पर क्या हो जाएगा, आपका फोर्स लगता है। ये चीज आपको याद रखने है। क्लियर? तो एक तो इसका स्टेटमेंट आपको याद रखना है, स्टेटमेंट के साथ साथ ये F इक्वल टू ma आपको याद रखना है। और इसके अलावा इसमें जो एग्जाम्पल हैं वो आपको याद रखने हैं, क्योंकि वो भी पूछे जा सकते हैं। वही बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आपके एग्जाम्पल पूछे जा सकते हैं ना, जो आपके दैनिक जीवन से रिलेटेड है। तो आप देखेंगे क्या एग्जाम्पल इससे रिलेटेड है, तो आप देखेंगे एग्जामिनेशन में एक एग्जाम्पल बहुत पूछा जाता है कि कोई भी फील्डर कैच लेते समय अपने हाथों को पीछे की तरफ कर लेता है, क्यों कर लेता है,
वो इसलिए कर लेता है, आपको पता है कि ताकि उसको चोट ना लगे। लेकिन चोट क्यों ना लगे, उसका कॉन्सेप्ट क्या होता है? उसका कॉन्सेप्ट ये होता है कि हम लोग क्या करते हैं, जैसे समझना, इसको इस तरह से मैं समझाता हूं आपको। जैसे मान लो कि ये बॉल आ रही है, ठीक है। अब ये बॉल आ रही है तो मान लो कि इसका जो संवेग है, कंसीडर करो कि 10, ठीक है, और आपने अपने हाथों में इसको अचानक से रोक लिया। तो जैसे ही रोका तो इसका संवेग आपके हाथों में आने से पहले 10 था, लेकिन जैसे ही आपके हाथों में आया तो इसका संवेग अचानक से क्या हो गया, 0 हो गया। और मैंने अभी अभी एक एक्सप्रेशन लिखा था, मैंने लिखा था P2 माइनस P1 अपॉन T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F। मतलब ये जो संवेग में परिवर्तन हो रहा है ये T टाइम में हो रहा है, और T टाइम F के कैसा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर ये T जितना कम होगा, फोर्स क्या होगा, उतना ज्यादा बढ़ जाएगा। इसका मतलब कि 10 से 0 होने में समय बहुत कम लगा, अचानक से आपने क्या किया, उसको रोक लिया, तो आपके हाथों पर लगने वाला बल क्या हो गया, बढ़ गया। तो हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि अपने हाथों को पीछे की तरफ लेकर जाते हैं। वो पीछे की तरफ इसलिए लेकर जा रहे हैं क्योंकि इसका जो 10 है, 10 से 0 होने में समय जो है वो हम क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। और समय बढ़ाएंगे तो फोर्स की जो वैल्यू है वो कैसी हो जाएगी, आपकी काफी कम हो जाएगी। तो इसलिए हमारे हाथों में चोट नहीं लगती है। तो ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बिल्कुल पूछ सकते हैं। विज्ञान के मौलिक सिद्धांत में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई फील्डर जो है वो पीछे की तरफ लगा लेता है, वो पीछे की तरफ अपने हाथ कर लेता है ताकि उसको चोट ना लगे। लेकिन क्यों, तो क्यों भी आपको याद रखना है कि ऐसा करने से संवेग में होने वाले परिवर्तन का जो समय है उसको बढ़ा दिया जाता है, और उसको बढ़ाने से फोर्स की जो वैल्यू है वो काफी कम हो जाती है। ये चीज आपको याद रखना है। तो ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। अब इससे ही रिलेटेड और एग्जांपल भी हैं। कौन से एग्जांपल हैं, तो आप देखेंगे कि जनरली आपके जो पर्टिकुलर आपकी जो क्रॉकरीज होती है, तो क्रॉकरीज को जब ट्रेवलिंग में ले जाया जाता है तो ले जाने के लिए थर्मोकोल के डब्बों का इस्तेमाल किया जाता है। कभी लकड़ी और लोहे के डब्बों का इस्तेमाल नहीं किया जाता, क्योंकि होता ही है कि अचानक से वो टकराएंगी, तो टकराने से उनका संवेग में जो परिवर्तन का जो समय है वो बहुत कम होगा, फोर्स ज्यादा लग जाएगा, जिसके कारण वो टूट जाएंगे। इसलिए थर्मोकोल के डब्बों का यूज किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा आप देखेंगे तो गाड़ी जो होती है, तो गाड़ी में सॉकअप्स लगे होते हैं। तो अचानक से कोई गड्ढा आएगा तो आप देखेंगे कि वो टायर जो है ना वो अचानक से होता है, लेकिन आपको जो झटका है ना वो एब्जॉर्ब कर लिया जाता है सॉकअप के द्वारा, ताकि आपको अचानक से झटका ना लगे। तो क्यों किया जाता है, क्योंकि संवेग में जो परिवर्तन हो रहा है उसके समय को क्या कर दिया, हमने बढ़ा दिया। तो आप यहां पर जितने भी एग्जाम्पल देखेंगे उसमें एक ही चीज की जा रही होगी कि संवेग में जो परिवर्तन हो रहा है उसके समय को बढ़ाया जाएगा, जिसके कारण फोर्स की जो वैल्यू है वो काफी कम हो जाएगी। क्लियर। तो दूसरे नियम में आपको याद रखना है कि ये क्या बताता है, तो ये बल का मैग्नीट्यूड बताता है। मैग्नीट्यूड कितना बताता है, तो मैग्नीट्यूड आपको याद रखना है F = ma बताता है। इसके अलावा ये मतलब बल का परिमाण बताता है। इसके अलावा इसकी उदाहरण मैंने अभी अभी डिस्कस कर दिए। इसका स्टेटमेंट आपको याद रखना है, वस्तु में संवेग में परिवर्तन की दर किसी वस्तु पर लगाए गए बल के अनुक्रमानुपाती होती है। स्टेटमेंट आपको याद रखना है। तो ये दूसरा नियम आपका कंप्लीट हो गया। तीसरा नियम, तीसरे नियम को क्रिया एवं प्रतिक्रिया का नियम भी कहा जाता है, एक्शन रिएक्शन लॉ भी कहा जाता है। ये नियम की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये नियम ये बोलता है कि अगर किसी वस्तु पर आप बल लगाएंगे तो वस्तु पलटकर दूसरी वस्तु पर क्या करेगी, पहली वस्तु पर क्या करेगी, बल लगाएगी। जैसे एक बॉल है, तो बॉल को अगर हम किसी दीवार पर फेंकेंगे तो बॉल क्या करेगी, दीवार पर फोर्स लगाएगी। तो दीवार पर जो बॉल फोर्स लगा रही है उसको बोला जाएगा क्रिया, ठीक है। और उतने ही अमाउंट में दीवार भी क्या करेगी, बॉल पर फोर्स लगाएगी, तो उसको क्या बोला जाएगा, प्रतिक्रिया बोला जाएगा। क्रिया और प्रतिक्रिया, एक्शन और रिएक्शन, ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लगेंगे, और दोनों एक ही वस्तु पर नहीं लगेंगे, अलग अलग वस्तुओं पर लगेंगे। ये चीज आपको याद रखना है कि क्रिया अलग वस्तु पर लगेगा और प्रतिक्रिया अलग वस्तु पर लगेगा। ये चीज आपको याद रखना है, और यही इसका स्टेटमेंट है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत, ये आपको याद रखना है। ये जो मैं बोलता हूं ना, विपरीत, विपरीत का मतलब अपोजिट डायरेक्शन में क्या होती है, प्रतिक्रिया लगती है। ये इतना सा इसका स्टेटमेंट है। इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, तो इसके एग्जाम्पल आपको पता ही होंगे। जैसे रॉकेट, तो रॉकेट जो हमारे ऊपर की तरफ जाते हैं, जैसे PSL भी है, GSL भी है, तो आपको पता है कि उन सब के अंदर क्या होती है, आपका गैस, ये ईंधन भरे होते हैं, ईंधन जलते हैं,
ईंधन जब जलेंगे तो उनसे गैसें निकलेंगी, गैसें कहाँ निकलेंगी, नीचे की तरफ, और गैसें जब नीचे निकलेंगी तो वो उस ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ धक्का लगाएंगी, तो वो ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जाएंगे। तो रॉकेट का ऊपर जाना, ये किसका एग्जांपल है, न्यूटन की गति के तृतीय नियम का। क्लियर। नाव से कूदे तो नाव थोड़ा पीछे की तरफ झटका मारती है, तो वो किसके कारण है, आपका न्यूटन की गति के तृतीय नियम के कारण। बंदूक से गोली चलाई तो गोली आगे गई, बंदूक पीछे की तरफ झटका लगाएगी, वो किसके कारण होता है, आपका न्यूटन की गति के तृतीय नियम के कारण। तो आप देखेंगे कि इस तरह के जितने भी एग्जाम्पल आपको दिखाई दे रहे हैं कि जिसमें क्रिया हो रही है, एक्शन हो रहा है, और उसके जस्ट अपोजिट क्या हो रहा है, रिएक्शन हो रहा है, तो वो सारे के सारे जो एग्जाम्पल्स होंगे वो कहाँ एग्जिस्ट करेंगे, न्यूटन की गति के तीसरे नियम में एग्जिस्ट करते हैं। ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। ये गोलो लिखा हुआ है, ये गोली मान लेना, बंदूक से गोली चलाने पर चलाने वाले को पीछे की ओर क्या लगता है, धक्का लगता है। तो न्यूटन ने 3 गति के जो नियम बताए थे उनको डिटेल हमने क्या की है, डिस्क्राइब कर दिया, और क्या एग्जाम्पल के बारे में भी मैंने आपको बता दिया, और पूछे जा सकते हैं, इंपॉर्टेंट। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। चलिए ये एक नियम और है, ये गति से ही संबंधित है, इसको बोला गया है संवेग संरक्षण का नियम। संवेग संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, संवेग संरक्षण का नियम। अच्छा, आपने एक नियम पढ़ा होगा ऊर्जा संरक्षण का, आगे आएगा भी, अभी बता देता हूं उसके बारे में। ऊर्जा संरक्षण का नियम आपने पढ़ा होगा कि प्रकृति की जो कुल ऊर्जा है वो नियत है। नियत होने का मतलब कि ब्रह्मांड में जितनी भी ऊर्जा है ना वो कांस्टेंट है। हम लोगों के पास जो भी ऊर्जा है ना वो किसी और ऊर्जा से रूपांतरित होकर आ रही है। तो ऊर्जा को केवल एक रूप से रूपांतरित किया जा सकता है, उसको ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसे ऊर्जा संरक्षण का नियम कहा जाता है। तो ठीक उसी प्रकार यहां पर भी एक नियम है जिसे संवेग संरक्षण का नियम कहा जा रहा है। संवेग संरक्षण का नियम आप मान के चलिएगा कि कोई भी हमने निकाय लिया, निकाय का मतलब होता है सिस्टम, ठीक है। जैसे सिस्टम मतलब आप समझने का प्रयास करिएगा कि होता ये है कि एक्चुअली में जब हम फिजिक्स में किसी चीज की स्टडी करते हैं, जैसे मान लो कि इस तरह से आप समझना कि जैसे 2 वस्तुओं को हम नीचे की तरफ गिरा रहे हैं, ठीक है। तो अगर मैं आपसे प्रश्न पूछूं कि कौन सी वस्तु पहले पहुंचेगी नीचे, आपको पता है कि दोनों वस्तुएं नीचे किसके कारण जा रही हैं, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जा रही हैं। क्लियर। तो अगर मैं आपसे प्रश्न पूछूंगा कि दोनों में से पहले कौन सी वस्तु गिरेगी, तो स्वाभाविक सा है कि आप में से कई लोग जो आंसर देंगे वो ये बोलेंगे सर भारी वस्तु पहले जाएगी और हल्की वस्तु बाद में गिरेगी, ठीक है। लेकिन कई बच्चों ने जो पढ़ा होगा उसमें पेपर्स वगैरह में या नॉर्मली आपकी बुक्स में ये पढ़ा होगा कि दोनों वस्तुएं साथ में गिरेंगी, और मेरा जो आंसर रहेगा वो भी मैं बोलूंगा कि दोनों वस्तुएं साथ में गिरेंगी। तो ये एक्चुअली में हमने सिस्टम जो माना है ना वो ये माना है कि दोनों वस्तुएं और गुरुत्वाकर्षण बल, इसके अलावा जो बल है उन सबको हमने क्या किया, हटा दी। इसका मतलब कि हम वायुमंडल को कंसीडर ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वायुमंडल गुरुत्वाकर्षण बल के मार्ग में रोड़ा बन रहा है, और ये गुरुत्वाकर्षण बल किस तरह से वस्तुओं पर लगेगा ये हमें थोड़ा सा समझने में दिक्कत हो रही है। किसके कारण, वायुमंडल के कारण। डेफिनेटली अगर आप देखेंगे तो हल्की वस्तु बाद में गिरेगी और भारी वस्तु पहले गिर जाएगी। ये गुरुत्वाकर्षण बल के कारण नहीं है, ये एक्चुअली में किसके कारण है, आपका वायुमंडल में उपस्थित वायु के घर्षण के कारण, कि हल्की वस्तु पर घर्षण ज्यादा लगेगा जबकि भारी वस्तु पर जो घर्षण बल लगेगा वो काफी कम लगेगा। तो ये चीज आपको याद रखना है। तो निकाय मतलब एक सिस्टम में हम केवल उन्हीं चीजों को कंसीडर करते हैं जिनके बारे में हमको डिस्कशन करना है, बाकी चीजों को हम लोग साइड में रख देते हैं। ये चीज आपको याद रखना है। क्लियर। तो यहां पर कोई भी वर्ड अगर आपका आता है ना, निकाय या सिस्टम आता है, तो यहां पर एक आता है कि निकाय पर कोई बाह्य बल आरोपित नहीं होना चाहिए। जैसे मान लो कि यहां पर हमने ये पहले इसका स्टेटमेंट हम लोग देख लेते हैं। स्टेटमेंट ये बोलने का प्रयास कर रहा है कि कोई भी निकाय जिस पर कोई बाह्य बल नहीं लग रहा है, बाह्य बल का मतलब कि बाकी जो बल है उनको हमने कंसीडर नहीं किया है, तो बोला जाएगा कि उस निकाय का कुल संवेग, कुल संवेग का मतलब कि जो भी उस निकाय का कुल संवेग है वो कैसा होगा, आपका संरक्षित रहेगा। संरक्षित रहने का मतलब कि पहले का संवेग और बाद का संवेग क्या रहेगा, आपका बराबर रहेगा। जैसे आप समझना, इसको एक ऐसे एग्जांपल से समझने का प्रयास कीजिए। जैसे ये मान लो कि ये एक बॉडी है ए नाम की, ठीक है, इसकी जो वेलोसिटी है वो v1 है, ये बॉडी है v, इसकी वेलोसिटी v2 है, और v1 का वेग ज्यादा है और v2 का वेग कम है, ठीक है। मतलब पीछे वाले की गति ज्यादा है, आगे वाले की गति कम है, तो डेफिनेटली पीछे वाली वस्तु आगे वाली से टकराएगी। तो ये पूरा एक सिस्टम है।
दो वस्तुओं का, ठीक है। तो यहां पर ये घटना घटित होगी, क्या घटना घटित होगी? टक्कर, जिसको संघट्य कहा जाएगा। तो आप देखेंगे ये टकराई ए और बी, टकराने के बाद क्या होगा? तो टकराने के बाद देखेंगे कि ए का जो वेग है ये बदल जाएगा और बी का जो वेग है ये भी बदल जाएगा। दोनों का मास नहीं बदलेगा, दोनों का वेग क्या हो गया? बदल गया। हो सकता है मास में भी चेंजेस आ जाए, लेकिन जो संवेग संरक्षण का नियम बोल रहा है वो ये बोल रहा है कि भले ही दोनों का वेग बदल गया, लेकिन जब इसका पहले का संवेग देखेंगे ना और बाद का संवेग काउंट करेंगे तो दोनों का संवेग कैसा आएगा? बराबर आएगा। ये चीज आपको याद रखना है। मतलब कंजर्वेशन क्या रहेगा? ये मोमेंटम जो रहेगा, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वो सेम रहेगा। ये चीज आपको याद रखना है। या संवेग जो है वो संरक्षित रहेगा, ये चीज आपको याद रखना है। मतलब टक्कर के पहले का संवेग और टक्कर के बाद का संवेग, दोनों ही संवेग यहाँ पर बराबर रहेंगे। इसे ही संवेग संरक्षण का नियम कहा जाता है। और संवेग संरक्षण के नियम के जो एग्जाम्पल है वो न्यूटन की गति के तृतीय नियम के जितने भी एग्जाम्पल है वो सारे फॉलो होंगे किसमें? संवेग संरक्षण के नियम। ये चीज आपको याद रखना है। जैसे मान लो कि आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि रॉकेट का ऊपर जाना ये किस नियम पर आधारित है, तो हो सकता है वह न्यूटन की गति का तीसरा नियम ना लिखा हो, लेकिन वहां पर क्या लिखा होगा? संवेग संरक्षण का नियम। ये चीज, बंदूक से गोली चली और बंदूक ने पीछे की तरफ झटका लगाया, ये किस नियम का एग्जाम्पल है? तो संवेग संरक्षण के नियम का एग्जाम्पल है। तो ये चीज आपको याद रखना है संवेग संरक्षण के नियम के बारे में। चलिए, संवेग के बारे में ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अगला ऊर्जा संरक्षण का नियम। इसको तो अभी अभी मैंने डिस्कस किया, इसमें तो ज्यादा डिस्कस करने लायक है ही नहीं है। ऊर्जा को एक रूप से हम दूसरे रूप में रूपांतरित कर सकते हैं और निकाय की कुल ऊर्जा जो है वो संरक्षित रहती है। आप देख भी रहे हैं, हो भी रहा है। आप देखेंगे यहाँ पर जो भी लाइट है वो एक्चुअली में इलेक्ट्रिकल एनर्जी से लाइट एनर्जी कन्वर्ट हो रही है। आप लोग मुझे देख रहे हो तो मेरा विजुअल फॉर्म इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होकर कहाँ पहुंच रहा है? इंटरनेट है, चूंकि आपको पता है इंटरनेट ऑप्टिकल फाइबर से चलता है, तो वहां पर वो एनर्जी मतलब लाइट एनर्जी के थ्रू आपका पहुंचेगा। फिर आप मेरा जो विजुअलाइजेशन है वो आपको दिखाई दे रहा होगा। तो आप देखेंगे यहाँ एनर्जी की हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, लेकिन उस एनर्जी में जो सूचनाएं हैं वो चेंज नहीं होती। ये चीज आपको याद रखना है। तो यहां पर आपको याद रखना है कि ऊर्जा संरक्षण का नियम यही बोलता है कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में ही परिवर्तित किया जाता है। इसका मतलब कि जब भी ऊर्जा किसी रूप में लुप्त होती है तो उतनी ही ऊर्जा अन्य रूपों में क्या हो जाती है? प्रकट हो जाती है। ये चीज आपको याद रखना है। इसे ऊर्जा संरक्षण का नियम कहा जाता है। क्लियर? ये बचपन से आप लोग पढ़ते चले आ रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। ये न्यूटन के बारे में मैंने अभी अभी बताया कि न्यूटन ने एक तो मोशन में काम किया, मोशन मतलब गति में काम किया, और गति के साथ साथ उसने ग्रेविटेशनल फील्ड में भी काम किया था। और एक कहानी तो आपने सुनी होगी कि न्यूटन आपका एक सेव एप्पल के पेड़ के नीचे बैठा था, कुछ बुक वगैरह पढ़ रहा था, ऊपर से अचानक से एक एप्पल गिरा, और एप्पल गिरा तो उसने देखा कि यार ये एप्पल क्यों गिरा, और उसको देखने के बाद ही उसके दिमाग में विचार पहुंचा, और विचार के कारण ही उसने गुरुत्वाकर्षण की क्या की? आपकी खोज की। गुरुत्वाकर्षण का एक नियम बताया। तो वो नियम क्या है? तो नियम आपको याद रखना है। वो नियम ये कहता है, ये सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण, देखो इससे पहले हम ये मानते थे कि पृथ्वी चीजों को अपनी ओर आकर्षित करती है, लेकिन न्यूटन ने एक नियम दिया जिससे सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम कहा जाता है। न्यूटन ने एक चीज और ऐड कर दी। न्यूटन ने बोला कि पृथ्वी ही नहीं, जितने भी पिंड जिनमें कोई ना कोई मास है, कुछ ना कुछ मास है, वो सब एक दूसरे को अपनी ओर क्या करेंगे? आकर्षित करेंगे, अपनी ओर आकर्षित करेंगे। और इसी नियम को न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम कहा जाता है। और गुरुत्वाकर्षण का नियम आपको याद रखना है कि हमेशा जो बिहेवियर शो करेगा वो कौन सा रहेगा? आपका आकर्षण बल रहेगा। ये प्रतिकर्षण बल को शो नहीं करता है। गुरुत्वाकर्षण बल प्रकृति के 4 मूलभूत बलों में आता है, और सबसे कमजोर बल जो रहता है वो कौन सा रहता है? गुरुत्वाकर्षण बल ही रहता है। ये चीज आपको याद रखना है। और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो फोर्स है वो प्रबल नाभिकीय बल रहता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स रहता है। ये चीज आपको याद रखना है। तो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम ने क्या चीज है? तो वो लिखा है किन्हीं भी दो पिंड। तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि कोई भी दो पिंड है, कोई भी दो ऑब्जेक्ट है, पहले वाले का मास है m1, दूसरे वाले का मास है m2, और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है? आपका r।
ठीक है। तो न्यूटन ने बोला कि एक्चुअली में इन दोनों पिंडों के बीच लगने वाला जो आकर्षण बल है, आकर्षण बल मतलब गुरुत्वाकर्षण बल, और गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा किसके कारण लगेगा, तो आपको याद रखना पिंडों के द्रव्यमान के कारण। जहां द्रव्यमान होगा वहां आकर्षण बल होगा, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है। तो इसने ही स्टेटमेंट बोला कि दो पिंडों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल दोनों पिंडों के गुणनफल के समानुपाती है, ये, और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। F is directly proportional to m1 m2 and inversely proportional to the square of the distance between them, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। तो ये यही तो लिखा है, आप देखेंगे दो पिंडों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण बल उन पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती, ये वाला, तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये वाला। तो आप देखेंगे दोनों स्टेटमेंट किसने दिए, आपके न्यूटन ने दिए। क्लियर। तो आप यहां देखेंगे तो इसको जब कंबाइन करेंगे तो यहाँ पे समानुपाती m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। क्लियर। तो इसको हम लोग लिखते हैं F इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। तो ये इस नियम का क्या होता है, लास्ट का एक मैग्नीट्यूड या एक व्यंजक निकल कर आता है। ये कैपिटल G क्या है, तो इस कैपिटल G के बारे में भी यहां पर मैं बता देता हूं। कैपिटल G एक्चुअली में सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक रहता है। और ये नियतांक देखो, जब भी आप ग्रेविटेशन पढ़ेंगे तो उसमें आपको दो जी मिलेंगे, एक स्मॉल जी मिलेगा और एक कैपिटल जी मिलेगा। कैपिटल जी अलग है और स्मॉल जी पूरी तरह से अलग है। स्मॉल जी क्या है, तो वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, गुरुत्वीय त्वरण है। मतलब पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण बल लगा रही है, तो कोई भी वस्तु जो पृथ्वी की तरफ गिरेगी, तो न्यूटन ने क्या बोला था, न्यूटन ने बोला था कि अगर जहां फोर्स लग रहा है तो वहां एक्सेलरेशन भी होगा। एक्सेलरेशन का मतलब कि वस्तु की स्पीड बढ़ेगी। तो अगर कोई वस्तु ऊपर से नीचे की तरफ गिर रही है ना, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण और न्यूटन की गति के दूसरे नियम के कारण, क्या होगा, उस वस्तु का जो वेग है वो लगातार बढ़ता ही जाएगा जैसे जैसे वो नीचे की तरफ जाती जाएगी। तो ये चीज आपको याद रखना है। तो जो 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 वो पर्टिकुलर आपका जो वेग बढ़ रहा है उसको एक्सेलरेशन कहा जाएगा। चूंकि वो वेग गुरुत्वाकर्षण बल के कारण या पृथ्वी के कारण बढ़ रहा है, इसलिए उसको हम लोग ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन या गुरुत्वीय त्वरण के नाम से जानते हैं। ये जो g है इसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। ये ग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर करेगा, ये ग्रह के आकार पर निर्भर करेगा, आकृति पर निर्भर करेगा, बहुत सारी चीजों पर ये निर्भर करता है। लेकिन कैपिटल G की वैल्यू चेंज नहीं होगी। इसकी वैल्यू पूरे ब्रह्मांड के लिए फिक्स होती है, स्थिर होती है। तो ये चीज आपको याद रखना है। क्लियर। तो ये न्यूटन की गुरुत्वाकर्षण का नियम। क्लियर। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। ये चलिए, ये थोड़ा सा ग्रह से संबंधित आपके कुछ नियम हैं। ये भी आपका ग्रेविटेशन से संबंधित है। ये जो नियम है ये कौन से, आपका केपलर के ग्रह से संबंधित नियम। ये केपलर की हम लोग बात करेंगे, जॉन केपलर की। तो इन्होंने ग्रहों से संबंधित कुछ नियम दिए थे। देखो, हम अपने सौरमंडल की बात करते हैं तो हमारा जो सौरमंडल है उसका मेन जो आप बोल सकते हैं कि स्टार है या तारा है, वो कौन है, आपका सूर्य। और सूर्य ने अपने चारों ओर ग्रहों को बांध के रखा हुआ है। तो सूर्य के चारों ओर ग्रह किस तरह से चक्कर लगाते हैं, किन मार्गों में चक्कर लगाते हैं और कौन से नियमों का पालन वो करते हैं, तो इससे संबंधित केपलर ने 3 नियम दिए। तीनों नियमों की हम लोग बात करेंगे तो तीनों नियमों के बारे में ये नाम भी दिए गए तीनों नियमों के। पहला नियम जो दिया गया इसको बोला जाता है कक्षाओं का नियम। दूसरे नियम की हम लोग बात करेंगे तो उसको क्षेत्रीय चाल का नियम कहा जाता है। तीसरे नियम की हम लोग बात करेंगे तो इसको परिक्रमण काल का नियम कहा जाता है। पहले नियम बड़ा सिंपल सा है। देखो, पहले हम लोग ये मानकर चलते थे, देखो इन सब के बारे में आपकी अवधारणा अलग अलग। पहले हम ये मानकर चलते थे कि हम लोगों के पूरे ब्रह्मांड में बीच में जो है वो कौन है, आपका पृथ्वी। लेकिन बाद में जाकर पता चला कि नहीं, पृथ्वी और हमारा सौरमंडल तो एक बहुत छोटा रूप है। क्लियर। तो सूर्य के चारों तरफ जितने भी आपके ग्रह चक्कर लगाते थे, हम ये मानकर चलते थे कि वो सर्कुलर ऑर्बिट में या बिल्कुल वृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगाते हैं। लेकिन नहीं, बाद में पता चला, ये केपलर ने बताया कि वो वृत्ताकार मार्ग में चक्कर नहीं लगाते हैं, वो एक्चुअली में दीर्घ वृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगाते हैं। इस तरह से वो चक्कर लगाते हैं, जैसे ये वहां पर बना के बताऊं मैं, इस तरह से वो चक्कर लगाते हैं। आप देखेंगे इसकी एक दीर्घ अक्ष होती है, दीर्घवृत्त की, इसकी एक लघु अक्ष होती है। यहां पर फोकस होता है। तो सूर्य जो होता है ना, वो इनमें से किसी एक फोकस पर क्या रहेगा, प्रेजेंट रहेगा।
तो इससे बोला जाता है कक्षाओं का नियम, जो कक्षाओं के मार्ग के बारे में जानकारी देता है। तो यहां वही बोल रहा जा रहा है, प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में परिक्रमा करता है तथा सूर्य ग्रह की कक्षा के एक फोकस बिंदु पर स्थित होता है। इसे कक्षाओं का नियम कहा जाता है। दूसरे नियम की हम लोग बात करेंगे तो दूसरा नियम क्षेत्रीय वेग का नियम या क्षेत्रीय चाल का नियम है। तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए, इसका स्टेटमेंट आप पढ़ेंगे बिल्कुल समझ नहीं आएगा, लेकिन बस बता देता हूं। प्रत्येक ग्रह का क्षेत्रीय वेग नियत रहता है। इसका प्रभाव यह होता है कि जब ग्रह सूर्य के समीप होता है तो उसका वेग बढ़ जाता है, जब वह दूर होता है तो उसका वेग कम हो जाता है। तो इसको आप समझिएगा। देखिएगा कि जैसे हम लोग बात करेंगे, ये पर्टिकुलर आपका ये मार्ग है, ठीक है, यहां पर सूर्य है, ठीक है, ये ग्रह है, ठीक है, इस सूर्य से इस ग्रह को मिलाने वाली रेखा, ठीक है, जब ये ग्रह यहां पहुंचेगा तो इस रेखा को फिर मिलाएंगे। तो आप देखेंगे कि यहां पर आप देखेंगे कि पर्टिकुलर आपका ये जो है ना, ये तो इसने कुछ क्षेत्रफल क्या किया, कवर किया ना। तो जब कोई ग्रह पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंचेगा तो उसकी सूर्य से ग्रह को मिलाने वाली रेखा ने कुछ क्षेत्रफल कवर किया, और यही क्षेत्रफल को क्या बोला जाता है, क्षेत्रीय वेग कहा जाता है। तो ये क्षेत्रीय वेग हमेशा नियत रहेगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि मान लो कि ए से बी तक ये 1 घंटे में पहुंचा, ठीक है, मतलब ए से बी तक मान लो 1 घंटे में पहुंचा, और इसने 1 घंटे में ये जो क्षेत्रफल कवर किया वो मान लो कि x किया, और जब ये पास में आएगा यहां पर तो इसको उतने ही समय में क्या करना पड़ेगा, इतना ही क्षेत्रफल कवर करना पड़ेगा। और जब इतने ही समय में इतना क्षेत्रफल कवर करना पड़ेगा, क्योंकि आप देखेंगे कि यहां पर आपका क्षेत्रफल जो बनेगा, यहां से लेकर यहां तक की जो डिस्टेंस रहेगी वो ज्यादा कवर करनी पड़ेगी, तो स्पीड इसको क्या करनी पड़ेगी, बढ़ानी पड़ेगी। क्लियर। तो यहां पर जैसे ही कोई ग्रह सूर्य के पास आता है तो अपने क्षेत्रीय वेग को नियत रखने के लिए वो अपनी स्पीड बढ़ा लेता है, और जैसे ही वो दूर जाएगा तो अपनी स्पीड कम कर लेता है। इसे ही क्षेत्रीय वेग या क्षेत्रीय चाल का नियम कहा जाता है। ये चीज आपको याद रखनी है। तो पहला नियम कक्षाओं का नियम, और दूसरा नियम क्षेत्रीय वेग का नियम या क्षेत्रीय चाल का नियम। तीसरा नियम क्या बोलता है, तो तीसरा नियम आपका अलग टाइप का। तीसरा नियम ये बोलेगा कि सूर्य के चारों ओर, देखो ये बता रहा है कि एक्चुअली में कि पर्टिकुलर कोई ग्रह सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है तो उसका परिक्रमण काल किस तरह से चेंज होता है दूरी के अकॉर्डिंग। तो यहां पर केवल और केवल आपको याद रखना है कि t² इस समानुपाती r³, ये आपको याद रखना है। ये क्या है, t का मतलब है कि परिक्रमण काल, t का मतलब क्या है, परिक्रमण काल, और r का मतलब क्या है, तो r का मतलब है अर्ध दीर्घ अक्ष। अर्ध दीर्घ अक्ष का मतलब कि यहां से लेकर यहां तक की दूरी की हम लोग बात करेंगे तो ये दीर्घ अक्ष कहलाएगी, और यहां से लेकर यहां तक ये लघु अक्ष कहलाती। तो दीर्घ अक्ष की आधी दूरी इसको अर्ध दीर्घ अक्ष कहा जाता है, और यही एज अ स्टेटमेंट में आपको मिलेगा t² समानुपाती r³। तो क्या बोल रहा है, सूर्य के चारों ओर ग्रह एक चक्कर जितने समय में लगाता है उसे परिक्रमण काल कहा जाता है। ये तो आप सभी को पता होगा कि सूर्य है, इसके चारों तरफ ग्रह क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है, तो जितने समय में वो वापस से उसी पोजीशन में आ जाएगा उसे परिक्रमण काल कहा जाएगा। और परिक्रमण काल का वर्ग मतलब स्क्वायर, सूर्य से औसत दूरी, कहीं कहीं औसत दूरी लिखा होता है, कहीं कहीं अर्ध दीर्घ अक्ष लिखा होता है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। औसत दूरी के घन का मतलब क्या होता है, Q के समानुपाती होता है। ये चीज आपको याद रखना है। जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी परिक्रमण काल भी जो है वो आपका बढ़ता जाएगा। ये चीज आपको याद रखना है। क्लियर। चलिए, तो ये आज की क्लास हम लोग यहीं समाप्त करते हैं, और इसके बाद का जो भौतिकी के बेसिक कॉन्सेप्ट रहेंगे वो हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। और अगर आप MPPSC की 2020 की तैयारी को कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आप श्री वेदांत एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।